जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 12 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है सुला वाइनयार्ड्स। दोस्तों, सुला वाइनयार्ड्स इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर है। इसीलिए दोस्तों, ग्रे मार्केट में सुला वाइनयार्ड्स की काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और ये कंपनी आपको काफी अच्छी लिस्टिंग गेन्स भी दे सकती है। इसीलिए इसका डिटेल एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। साथ ही दोस्तों, पीयर कंपैरिजन भी करेंगे और समझेंगे कि इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली बाकी कंपनी के कंपैरिजन में इस कंपनी ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है। और दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आईपीओ के थ्रू जो कंपनी पैसा रेज करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों, आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये कंपनी आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकती है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। सो फ्रेंड्स, सुला वाइनयार्ड इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 एंड सुला वाइनयार्ड्स लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर as of March 31, 2021. The company also distributes wine under bouquet of popular brands including Rasa, Dindori, The Source, Satori, Madeira and Dia, with its flagship brand Sula being the category creator of wine in India. And the company's business is broadly classified under two categories. तो दोस्तों, मेनली जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो दो कैटेगरीज में डिफाइंड है। जो पहला है वो है द वाइन बिजनेस एंड सेकंड है दोस्तों वाइन टूरिज्म बिजनेस। अब वाइन बिजनेस में आता है द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, the imports of wine and spirits, the distribution of wines and spirits. And friends, wine tourism business में है the sales of service from ownership and operation of wine tourism venues including vineyards, resorts and tasting room. तो दोस्तों, पहला जो इसका बिजनेस है जिसमें मेनली वाइन बिजनेस आता है, जिसमें ये प्रोडक्शन से लेकर के जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वाइन की उसका काम करते हैं। वहीं जो इसका सेकंड बिजनेस है वाइन टूरिज्म बिजनेस, तो ये कुछ वाइन यार्ड्स, रिजॉर्ट्स एंड टेस्टिंग रूम्स को ओन करते हैं। तो इनका जो बिजनेस सेकंड वाला है वो इस तरीके से कुछ काम करता है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था जो फर्स्ट बिजनेस है इसका वाइन बिजनेस, उसमें जो मेनली इसकी जो फ्लैगशिप कुछ प्रोडक्शन है जैसे कि रासा, द सोर्स, डिंडोरी, इवन द क्लासिक सुला। तो दोस्तों, इस तरीके की वाइन को प्रोड्यूस करना, उसे सेल करना, उसके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसके फर्स्ट बिजनेस में आता है। वहीं जो सेकंड इसका बिजनेस मॉडल था उसमें दोस्तों आता है वाइन यार्ड्स, रिजॉर्ट्स जो है, टेस्टिंग रूम्स है, जिसमें आप जाकर के बुकिंग कर वाइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे उसे फार्म किया जाता है, कैसे बाकी प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, इस तरीके का ओवरऑल इसका बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है। And friends, currently the company produces 56 different labels of wine at 4 owned and 2 leased production facilities located in Indian states of Maharashtra and Karnataka. तो दोस्तों, ओवरऑल इसके पास 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, जो कि 4 जो है उसमें से खुद की ओन्ड फैसिलिटीज हैं, 2 लीज पर हैं। और ओवरऑल जो इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं ये महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बेस्ड हैं। एंड द कंपनी हैव मैनेज्ड टू बिल्ड द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अमंग वाइन कंपनीज इन इंडिया with close to 13,000 retail touch points across the country in 2021। तो दोस्तों, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि इस तरीके के बिजनेस मॉडल में जितना स्ट्रांग आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट्स के और उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं परफॉर्मेंस के। तो दोस्तों, ओवरऑल ये लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका वाइन बिजनेस में और 13,000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं अक्रॉस द कंट्रीज। एंड द कंपनी आल्सो हैज अ स्ट्रांग डायरेक्ट टू कस्टमर D2C selling channel primarily through the wine tourism business facilities in Nashik and Bengaluru. And Sula Vineyards Limited has entered into a long-term supply agreement of up to 12 years with grape growers for approximately 2,290 acres as of September 30, 2022। तो दोस्तों, जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वाइन प्रोड्यूस करने में, उसके लिए भी इनके पास पहले से लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं 12 साल के लिए। तो ऐसी भी कोई दिक्कत आगे चल के इन्हें फेस करना नहीं पड़ेगा रॉ मटेरियल रिलेटेड। And the company distribution platform include over 50 distributors, 11 corporations, 14 licensed resellers, 7 company depots, 3 defense units as of September 30, 2022. And company also has over 23,000 points of scale, including 13,500 retail touch points and over 9,000 hotels, restaurants,
caterers as on March 31, 2022. As of September 30, 2022, company has sales force of 141 permanent employees. तो दोस्तों ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है और काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और दोस्तों एक और इसमें पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी को जब हम थॉरो एनालिसिस करेंगे कि एफटीए जो एग्रीमेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है इंडिया का, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि लार्जेस्ट वाइन एक तरीके से इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, तो एफटीए एग्रीमेंट होने के बाद उसमें जो टैरिफ्स होंगे वो काफी ज्यादा कम होने वाले हैं, सिग्निफिकेंटली रिडक्शन होने वाला है उसमें। तो जो ड्यूटीज हैं जो वाइन इंपोर्ट्स पर लगती हैं वो कम हो जाएंगी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को काफी एक बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल करके वाइन इंडस्ट्री में। पर इसके लिए भी जो सुला के मैनेजमेंट है उन्होंने पॉइंट दिया है कि उससे जो एक्सपेंसिव वाइन है उनके जो कॉस्ट है, जो रिडक्शन है उसमें ज्यादा होने वाला है। जो प्रीमियम वाइन्स और नॉर्मल वाइन्स होती हैं जो पर्टिकुलरली सुला प्रोड्यूस करती है, तो सुला को बहुत ज्यादा अफेक्ट इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस पर्टिकुलर रेंज जो प्राइस रेंज है उसमें नहीं होने वाला है एफटीए एग्रीमेंट के बाद भी। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक डाउट क्रिएट हो रहा था कि अगर वो एग्रीमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद जब टैरिफ्स कम होंगे तो क्या पता सुला के जो मार्जिन है उसमें डाउनफॉल देखने को मिले। तो ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड दोस्तों अगर ग्रोथ रेट की बात करें कि आगे चल करके कितनी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, कितना ग्रोथ पोटेंशियल है वाइन बिजनेस में, तो दोस्तों अब तक जो ओवरऑल कंजप्शन है वो वाइन, उसमें जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में 1% का कंजप्शन है, वहीं इंपोर्टेड स्पिरिट्स का 2% का है, ट्रेडिशनल इंडियन लिकर का 13% का है, बियर का 16% का है और 68% का है अदर डोमेस्टिक मेड लिकर्स का। तो दोस्तों वाइन बिजनेस में अभी काफी ज्यादा ग्रोथ का एक पोटेंशियल है आगे चल करके। इस तरीके की जो कंपनी है या वाइन ओवरऑल बिजनेस है वो काफी ज्यादा ग्रो होने वाला है। तो दोस्तों इसका फायदा डायरेक्टली सुला को भी मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, किसी आईपीओ में हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो इसके लिए हमें सबसे एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो चेक करना होता है, वो होता है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो चलिए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो साल 2020 में कंपनी के टोटल एसेट्स थे 831 करोड़ के, वहीं साल 2021 में ये फिगर था 751 करोड़ का, जो कि सितंबर क्वार्टर साल 2021 में 717 करोड़ का था, और वहीं सितंबर क्वार्टर साल 2022 में ये फिगर निकल करके आया था 770 करोड़ का। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने को तो नहीं मिली है। साल 2020 में ये नंबर काफी ज्यादा था, उसके बाद इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला और फिर वापस से रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर टोटल रिवेन्यू की हम बात करें तो ये 523 करोड़ के थे, वहीं साल 2021 में टोटल रिवेन्यू इसका घट करके 421 करोड़ का रह गया था। उसके बाद साल 2022 में ये फिगर 456 करोड़ का था और सितंबर क्वार्टर तक साल 2022 में दोस्तों इन्होंने अब तक टोटल रिवेन्यू जो अर्न किया था वो है 225 करोड़ का। तो दोस्तों ओवरऑल रिवेन्यू वाइज भी अगर हम देखें तो साल 2020 में रिवेन्यू काफी ज्यादा था, उसके बाद साल 2021 में वापस इसमें डाउनफॉल देखने को मिला और फिर से ये रिकवरी करते हुए कंपनी नजर आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल 2020 में नेगेटिव में था दोस्तों, -15 करोड़ का था, वहीं साल 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ का हुआ, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई साल 2021 में आकर के, और साल 2022 में 52 करोड़ का प्रॉफिट इसने अर्न किया था। तो ये काफी पॉजिटिव है कि अब कंपनी जब प्रॉफिटेबल हुई है तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट्स में नजर आई है। पर क्योंकि ये साल 2021 में ही प्रॉफिटेबल हुई है तो ये कंसर्न वाला फैक्टर भी इसके साथ जुड़ जाता है और इसीलिए इसका डिटेल और ज्यादा कंपनी के फाइनेंशियल्स को हमें एनालाइज करना होगा आगे चल करके। एंड नेट वर्थ की दोस्तों अगर हम बात करें तो 299 करोड़ से ये बढ़कर के 449 करोड़ तक हुए, तो इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और दोस्तों अगर टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 368 करोड़ से कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स और डेट को कम करके 214 करोड़ किया है, 214 करोड़ किया है। तो ये काफी एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए कि कंपनी अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ओर फोकस कर रही है, अपने डेट को कम कर रही है, प्रॉफिट और रिवेन्यू को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए और प्रॉफिट और रिवेन्यू जनरेट करती हुई अब नजर आ रही है। पर दोस्तों ये जो फिगर्स हैं, ये जो डेटा है, ये पिछले 3 साल का ही है और इसमें कंपनी साल 2021 में ही प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई, जबकि साल 2020 और 21 में कोरोना का पीरियड था तो पूरे जो लिकर इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था कोरोना टाइम पे, उस पेंडेमिक के टाइम पे। तो इसीलिए दोस्तों उससे पहले का जो डेटा है, उसके पहले के जो फाइनेंशियल फिगर है उन्हें चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों अगर हम हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में साल 2018 और साल 2019 के डेटा को भी इंक्लूड किया है। तो दोस्तों अगर नेट सेल्स फिगर को चेक किया जाए तो ये 418 करोड़ की थी, जो कि दोस्तों साल 2019 में 501 करोड़ की हुई। और वहीं आप देख सकते हैं कि साल 2020 और साल 2021 जो कि मेनली पैंडेमिक का टाइम था तो इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था, पर उससे पहले कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होता है जिसे हमें चेक करना होता है। तो ये इसका था कंपनी का 57.51 करोड़ का, जो कि साल 2019 में दोस्तों 78.35 करोड़ का हुआ था। तो यहां ग्रोथ देखने को मिल रही थी, पर उसके बाद जो पैंडेमिक और कोरोना का टाइम था उसमें ये फिगर्स में भी डाउनफॉल देखने को मिला और उसके बाद से साल 2022 में वापस से रिकवरी और ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट
प्रॉफिट्स में नजर आ रही है। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ये 18.54 करोड़ का था साल 2018 में, जो कि बढ़ करके 19.62 करोड़ का हुआ साल 2019 में। उसके बाद साल 2020 और 21 में दोस्तों पैंडेमिक के टाइम पे ये नेगेटिव में था, मतलब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी कंपनी, और वापस से ये कंपनी साल 2022 में प्रॉफिटेबल हुई है। तो दोस्तों प्री कोविड अगर हम बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग थे, और पोस्ट कोविड भी स्ट्रांग कंपनी के फाइनेंशियल्स नजर आ रहे हैं, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है, प्रॉफिट भी है। लेकिन जो पैंडेमिक का टाइम था उसमें कंपनी ने काफी सफर किया था। अब दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस और मार्जिन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 6.53 का है, मतलब डिसेंट है, बहुत अच्छे फिगर तो इसे नहीं कहा जा सकता। और वहीं अगर पीई रेशियो की बात करें तो 52 से 54 की रेंज में इसका पीई है। और दोस्तों अगर पीयर कंपैरिजन किया जाए कि इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली बाकी कंपनीज का अभी पीई रेशियो क्या चल रहा है, तो ये दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जो है उसका पी रेशियो 69 पे ट्रेड हो रहा है। वहीं रेडिको खैतान का 45.94 पे हो रहा है, और यूनाइटेड ब्रूवेरीज लिमिटेड का 116.82 पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो अगर सुला वाइन यार्ड्स के पी रेशियो को देखा जाए जो कि 52 टू 54 के अराउंड है, तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कोई स्कोप नहीं है लिस्टिंग गेन्स के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 11.45% का है, नैव इसका 55 का है जो कि काफी अच्छा है। आरओसी ये ऑफर करती है 20.86 का है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा एक फिगर है। एबिटा भी 25 एंड अबव का है जो कि काफी अच्छा है। डेट दोस्तों थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है, ये और कम होता तो काफी अच्छा रहता। और बाकी 0.58 का है, तो बहुत ज्यादा कंसर्न वाली भी फैक्टर नहीं है, पर हाँ थोड़ा डेट ज्यादा है। और दोस्तों अब आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का आईपीओ 12 ऑफ दिसंबर को ओपन होने वाला है, और 14 ऑफ दिसंबर इसकी क्लोजिंग रहने वाली है। फेस वैल्यू दोस्तों ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू इस पर्टिकुलर आईपीओ की रखी गई है। प्राइस बैंड दोस्तों इसका है 340 टू 357 का। तो अगर आप अपर बैंड पर ही अप्लाई करें तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे अलॉटमेंट के। और लॉट साइज की अगर बात करें तो 42 शेयर्स का एक लॉट है दोस्तों। इशू साइज 960.35 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, और उसी से जो जो पैसा जाने वाला है पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। कंपनी के एक्सपेंशन में या कुछ और कंपनी प्लान कर रही है फ्यूचर के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं जा रहा। तो ये कोई एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के ओवरऑल जो आईपीओ से कंसर्न हम बात करें तो, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब इशू टाइप की बात करें तो ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है दोस्तों। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों में होने जा रही है। क्यूआईबीज का कोटा इसमें 50% का है, एनआईआईज का 15% का है। रिटेल कैटेगरी में दोस्तों कोटा रिजर्व किया गया है 35% का। वहीं दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो है राजीव सामंत जी। अब दोस्तों टाइम टेबल की बात कर लें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ओपनिंग इसकी 12 ऑफ दिसंबर को होने वाली है दोस्तों, इसकी क्लोजिंग 14 ऑफ दिसंबर को होगी, और अलॉटमेंट का पता आपको 19 ऑफ दिसंबर को पता चलेगा। एंड इनिशिएशन ऑफ रिफंड दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे 20 ऑफ दिसंबर को। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है दोस्तों तो आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 21 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं इसकी लिस्टिंग दोस्तों 22 ऑफ दिसंबर को होगी। अब दोस्तों लॉट साइज की अगर हम बात करें तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं एक सिंगल लॉट के लिए, तो इसमें आपको जो अमाउंट लगने वाला है वो है 14,994 रुपीज का। अब दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल ही है, तो प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू थी दोस्तों 28.44% की, जो कि पोस्ट इशू 27.33% की होने वाली है। अब दोस्तों ये फिगर्स भी अगर 50 के ऊपर होते तो काफी डिसेंट होते और थोड़ा भरोसा आता कंपनी पर। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है जो हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते वक्त चेक करना चाहिए, जिससे हमें डिमांड का भी पता चलता है और जिससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि ये कंपनी आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकती है। तो दोस्तों अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो ये अभी 34 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और अप्रॉक्स लिस्टिंग गेन्स दिखा रहा है 9.52% के। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में तो अभी से डिमांड देखने को मिल रही है, जबकि अभी आईपीओ या इशू आने में काफी ज्यादा टाइम है, एप्लीकेशन में काफी ज्यादा टाइम है। तो दोस्तों जो इसका फाइनल डिसीजन होने वाला है वो हम 14 ऑफ दिसंबर को लेंगे बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन स्टेटस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन स्टेटस से हमें पता चलेगा कि कितने गुना ये सब्सक्राइब हो रहा है, उससे भी हमें डिमांड का पता चलेगा। साथ ही दोस्तों जीएमपी एक ऐसी वैल्यू है जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो क्या पता, क्योंकि कंपनी काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसका जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो कंपनी के जीएमपी में भी एक बढ़त आपको आगे चल करके दिखाई दे। तो उस बेसिस पर हम 14 ऑफ दिसंबर को अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और दोस्तों हम आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी अपने चैनल में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। पर्टिकुलरली हर एक आईपीओ का सिंगल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर के उसे जरूर चेक करें, जरूर देखें, वो आपके बहुत काम आने वाला है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हाँ, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।